आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 फिजिक्स का यह फर्स्ट चैप्टर है और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसको अगर हम लोग शाब्दिक अर्थों के अनुसार देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। यानी स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है कि ये एक भौतिकी का फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टैटिक चार्ज मतलब स्थिर आवेश, यानी ऐसा चार्ज जो कि स्टैटिक फॉर्म में हो, स्थिर हो, कहीं मूव नहीं कर रहा हो। तो वैसे चार्ज के स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इसको अगर हम सरल भाषा में डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द forces, fields, potentials arises due to the static charge। यानी स्टैटिक चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाले फोर्स, उनके कारण फील्ड, उनके कारण पोटेंशियल्स, इन सारी चीज़ों के स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब इसको हम लोग स्टैटिक, एक और इसका नाम हम लोग देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर चूँकि यहाँ पर स्टैटिक के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होती है वो स्टैटिक होती है, वो मूव नहीं करती है, इसलिए इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का भी नाम देते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये इसके बारे में, यानी स्टैटिक चार्ज के बारे में या चार्ज के बारे में या इससे उत्पन्न होने वाले फोर्स के बारे में, इसकी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को बहुत पहले से थी। ऐसा माना जाता है कि 20वीं शताब्दी से कुछ 100 वर्ष पहले हमारे दार्शनिकों को उस समय जानकारी थी कि ये आवेश नामक कोई चीज़ होती है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के या अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोड्यूस हो जाती है, उसमें उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके भी बताया। अंबर को उन्होंने बिल्ली के खाल से रगड़ा और ऐसा पाया क्या कि दोनों के बीच आकर्षण के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि आज के डेट में अगर हम बालों में, सूखे बालों में अगर हम कंघी को, प्लास्टिक की जो कंघी होती है, अगर सूखे बालों में अगर हम कंघी को रगड़े तो उसमें भी आवेश के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर उस रगड़े हुए कंघी को जब हम कागज़ के कुछ टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उसमें वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है, और ये चार्ज जो कि मूव नहीं कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पर रिसाइड करता है, रहता है, इसलिए इसको हम लोग स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और चूँकि ये फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हम लोग फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। यानी इसके कई नाम हो गए, इसको हम लोग फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन के फलस्वरूप प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग इसमें पूरे चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे आम जीवन में एक घटना घटती है कि जब भी बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि आसमान से जो है वो बिजली नीचे की तरफ गिरती है। तो आसमान से वो जो बिजली है वो बिजली क्या है? थंडर। डैट मीन्स वो फॉर्म ऑफ चार्ज है, यानी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि बादलों यानी क्लाउड्स जो होते हैं तो सिमिलर चार्ज वाले जो क्लाउड्स होते हैं जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके बीच रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन के फलस्वरूप उसका बहुत बड़ी मात्रा में जो चार्ज होता है वो अर्थ की तरफ गिरता है। और ऐसा क्यों होता है कि वो अर्थ की तरफ ही गिरता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है वो भी निगेटिवली चार्ज्ड है, यानी अर्थ भी चार्ज्ड है, आवेशित है, और वो कैसा चार्ज्ड है? तो निगेटिवली चार्ज्ड है। इस कारण से वो जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज नीचे अर्थ की तरफ वो गिरता है, जिसको लोग थंडर के रूप में जानते हैं। यानी ये चीज़ जो है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। यहीं तक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आगे चल करके कुछ ऐसे डिवाइस भी पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा होगा। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक कैपेसिटर होता है जिसको हम आम भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं।
जिसका उपयोग जो है हम लोग बहुत सारे अपने घरेलू उपकरणों में, होम अप्लायंसेज में, जैसे पंखा है या अदर बहुत सारे डिवाइसेज में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। गाड़ियों में करते हैं, स्टार्टर किट में या पंखे में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इस या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो कैपेसिटर है या जो कंडेंसर है, इसका काम क्या है? तो ये उसी स्टैटिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उस ज़रूरत के अनुसार फिर वो उस स्टैटिक चार्ज को सप्लाई करता है। तो ये जो डिवाइस है, इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इन डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से हम लोग स्टैटिक चार्ज को मतलब एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस स्टैटिक चार्ज को हम लोग किसी बॉडी पे बहुत ह्यूज अमाउंट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अब जब हम उसको ह्यूज अमाउंट में जब उसको हम एक्यूमुलेट करेंगे कहीं पर भी, तो उसके कारण काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे आप लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में, तो ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी मासिव बॉडी है, यानी वैसे बॉडी जिसमें कुछ मास पाया जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो इस यूनिवर्स का प्रत्येक पार्टिकल या बॉडी जो है एक दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ एक फोर्स द्वारा अट्रैक्ट करती है, जिसको लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो उस बॉडी के चारों तरफ उसका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है, या एरिया या उसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो प्रभावी होता है। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ भी एक स्पेस होता है, या चारों तरफ एक ऐसा एरिया जहाँ तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इफेक्टिव होता है, उस एरिया को या उस स्पेस को या उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग चार्ज को किसी बॉडी पर अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में अगर उस चार्ज को हम कलेक्ट करते हैं, तो उसके कारण एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसके चारों तरफ, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ही काफ़ी हाई स्पीड से उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। और उस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का उपयोग जो है साइंटिस्ट जो है वह एटम्स की खोज में, न्यूक्लियस की खोज में करते हैं। तो ये एक रिसर्च के हिसाब से भी वो डिवाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसकी स्टडी भी हमको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत करनी है। साथ ही हम लोग इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है। जैसे अभी तक हम जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, उस फोर्स को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। फोर्स को मेजर करने के लिए कूलम्ब का एक लॉ है जो बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, उस लॉ को हम लोग समझेंगे कि कूलम्ब का लॉ कब लागू कूलम्ब का लॉ जो है वो कहाँ लागू होता है, और कैसे हम लोग इसके द्वारा दो चार्ज बॉडी के बीच फोर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और है, जब हम चार्ज की बात करते हैं और चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज भी आ सकता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो मूव करता है, तो डैट मीन्स कि उस पर निश्चित रूप से कोई फोर्स भी लगेगा, और फोर्स के अगेंस्ट या फोर्स के कारण अगर वो उस पर मूव करता है तो निश्चित रूप से वहाँ वर्क भी होगा, और वर्क होगा तो फिर वहाँ एनर्जी भी आएगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी उसको हम लोग पोटेंशियल के रूप में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इस चैप्टर में। यानी अगर यूनिट चार्ज पर अगर ये जो एनर्जी या यूनिट चार्ज पर जो वर्क होता है वो पोटेंशियल कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वर्क के बारे में भी जानेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो कितना वर्क करेगा, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग चार्ज सिर्फ सिंगल चार्ज के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम लोग चार्जेस के सिस्टम के बारे में भी स्टडी करना है कि अगर ऐसा हो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक से अधिक चार्जेज हो,
2 चार्जेज का सिस्टम, 3 चार्जेज का सिस्टम अगर इस प्रकार से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं या इस प्रकार से एक दूसरे के निकट रखे गए हैं तो उनके बीच भी इंटरेक्शन होगा, उनके बीच भी फोर्स लगेंगे, तो उनका भी स्टडी हम लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को, बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े सवालों को ये सॉल्व करती है। इसलिए इसको अच्छे से आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की चीज़ों को, यानी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है, यानी जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसको लोग पढ़ेंगे। डैट मीन्स कि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।